हमारे साथ हैं चुनावी गुना भाग के माहिर खिलाड़ी और जीत का फॉर्मूला बनाने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने 2015 में एक स्लोगन दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये कहा था बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। और उस नीतीश कुमार की एक पहचान थी जिन्होंने पद को छोड़ा था। उस नीतीश कुमार की ये पहचान थी कि उन्होंने एक साथ निश्चय का प्रोग्राम करने को एग्री किया था। अब वो नीतीश कुमार तो रहे नहीं, तो अब बिहार में बहार हो ये तो जानता नहीं हूँ। बिहार में मैंने उनको कहा है कि बिहार में अब फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर है, वो नीतीश कुमार हैं। उसको फेविकॉल वालों को यूज करना चाहिए और देश दुनिया में लोग मानेंगे कि भाई ऐसी राजनीतिक बाजीगरी कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसका फॉर्मेशन कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पिछले 10 साल में ये उनका 6वां प्रयोग है और एक ही चीज कांस्टेंट है, मुख्यमंत्री का कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार। पर सवाल ये उठता है कि अभी जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा कि हमारे तो प्रशांत किशोर से अब कह दूतरा के पुराना संबंध है और अब कह रहे हैं कि अंडबंड बोलता है। हाँ, नहीं ठीक है, वो बुजुर्ग नेता हैं और बुजुर्ग थोड़े से एज का भी असर हो जाता है आदमी को, और उनकी बोलने की जो शैली है वो हम जानते हैं, कुछ इस तरह की बात करते रहते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे एबीसी नहीं आता है, अंडबंड बोलते हैं, ये सब ठीक है। मुझे एबीसी नहीं आता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बहुत ये दम भरते हों कि मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे शायद जो थोड़ा बहुत आता है, जो बहुत भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, मैं उसको बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे बिहार को बेहतर समझना चाहिए, बिहार के लोगों को समझना चाहिए और समझने के लिए मुझे और प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आकर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। अगले एक साल तक पदयात्रा करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन जो जनता के नजरिए से महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री है, 15 साल से 17 साल से मुख्यमंत्री है, उसे तो समझदार होना चाहिए, उसे A to Z ज्ञान होना चाहिए। नीतीश कुमार को तो A to Z पता है, तो कम से कम उन्हें अपनी जानकारी से लोगों को ये बताना चाहिए कि बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है, बिहार उनके 17 साल के शासन के बाद भी क्यों सबसे गरीब और पिछड़ा है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी का ये आलम क्यों है, बिहार से लोगों को पलायन क्यों। आप तो घूम रहे हैं जनता के बीच में, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? कोई आप किसी नाई से आप मिल लिए थे? नाई की घटना तो है नहीं। देखिए, 2 बातें हैं। एक जो मैं आमूल चूल परिवर्तन देख रहा हूँ 14-15 के मुकाबले, जब हम लोग 14-15 में नीचे जाते थे तो जो नीतीश कुमार का विरोधी होता था वो भी नीतीश कुमार जी के लिए किसी तरह के अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता था। पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से जब मैं घूम रहा हूँ कि लोग नीतीश जी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शायद कभी नीतीश कुमार जी ने सपने में भी नहीं सोचा हो, या जैसे पूर्ववर्ती काल के शासन करने वाले लोगों के लिए यूज किए गए हैं। तो एक जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत उन्होंने एक कुशल प्रशासक के तौर पे कमाई थी, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से चली गई है। दूसरी जो बात मुझे समझ में आती है कि लोग, ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जो बात आपने बताई नाई वाली, उससे मैंने ये सवाल, किसी ने कहा कि भाई साहब बहुत होशियार बंदा, इससे पूछिए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। तो उसने जो बताया वो बड़ा मजेदार था कि साहब, लालू जी और नीतीश जी के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज, दोनों में जनता का हजामत बना है, बिहार की जनता का हजामत तो दोनों में बना है। और फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में वो हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश जी के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था और नीतीश जी के राज में जो अफसर है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी जो है वो सरकार से डरता नहीं था, उसी तरह जो नीतीश जी का राज है इसमें अफसर सरकार से नहीं डरता है। तो कहीं ना कहीं आज जो मैं देख रहा हूँ, सरकार, नीतीश जी के प्रति जो इज्जत थी लोगों की, वो उसमें काफी परिवर्तन देख रहा हूँ। विश्वास या इज्जत उनके प्रति थी। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि सरकार का इकबाल जो है वो नहीं दिखता है। अफसरशाही और करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी मुझे लगता है कि हर जगह सुनने को मिल रहा है कि भाई शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और बेरोजगार जो लड़के हैं उनमें आप वो गुस्सा भी देख रहे हैं और लोगों को थोड़ी अब वो समय आ गया है, जैसे लग रहा है कि वो कुछ करने को तैयार लोग बैठे हैं। अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे पहली कैबिनेट से और सरकारी नौकरी, और अब तो नीतीश कुमार
15 अगस्त को कह रहे हैं कि 10 लाख का, इसको बढ़ा के 20 लाख तक ले जाएंगे। अब देखिए, ये बात ही हास्यास्पद लगती है, आप लोग खुद फॉलो कर रहे हैं, ने किया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा की थी, तब सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। नीतीश जी ने कई रैलियों में इस बात को कही, और मेरा भी अपना ऐसा मानना था कि ये तो चुनावी घोषणा है, शायद तेजस्वी जी को अनुभव नहीं है इसलिए अपना वो बोल रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त को नीतीश जी ने अचानक से घोषणा कर दी 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। अब हम जैसे व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि भाई, अगर नीतीश जी के पास ये जानकारी थी या क्षमता है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो इसके लिए 15 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी, तो पहले ही दे देते। लेकिन चलिए, अब उन्होंने कहा है 1 साल का समय लिया है, तो 1 साल का समय बहुत लंबा नहीं होता है। हम लोगों को, बिहार के सारे लोगों को नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, उनको ये मौका देना चाहिए कि वो 10 लाख सरकारी नौकरी दे दें। 10 लाख युवाओं का, 10 लाख परिवारों का तो भला हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तभी, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर 10 लाख नौकरी आप दे देते हैं तो क्या जरूरत है दूसरे लोगों को प्रयास करने की। हम सबको नीतीश कुमार की मदद करनी चाहिए। तो अगर 10 लाख नौकरी दे देंगे तो मैं ये सारा अभियान वापस ले लूंगा। मुझे काम की कोई कमी नहीं है, मैं बिहार के बाहर भी काम कर सकता हूँ। झंडा उठाएंगे? बिल्कुल, उनके पीछे झंडा उठा लेंगे। जो आप नारा बता रहे थे उससे बढ़िया नारा गढ़ के उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार को यही राज्य में हम लोग के लिए सबसे नीतीश कुमार आखिर तेजस्वी यादव को क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये तो फॉलो करना हुआ ना, 10 लाख नौकरी इधर से, फिर 20 लाख हम देंगे। भाई नीतीश कुमार किसी को फॉलो करने को तैयार है जो उनको चीफ मिनिस्टर मानने को तैयार है। भाई आप देखिए, जिस दल के साथ वो थे, भाजपा के साथ थे, क्योंकि भाजपा उनको मुख्यमंत्री मान रही थी। अब उस बता रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक शक्तियों का कब्जा हो गया है। अरे भाई, जब देश में सांप्रदायिक शक्तियों का कब्जा अभी आज तो हुआ नहीं है, अगर सांप्रदायिक शक्तियों ने कब्जा कर रखा है तो 2014 से है। तो आप 2017 से तो उन्हीं के साथ चले गए थे, उन्हीं के साथ आपने लोकसभा का चुनाव जीता, उन्हीं के साथ आपने विधानसभा का चुनाव जीता तो नहीं, लेकिन लड़ा, और आप किसी समीकरण में आप जीत कर आ गए, बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तब देश में सांप्रदायिक शक्तियों का कब्जा नहीं था। अब अचानक से आपको ये सपना आ गया, तो ये तो आज आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री मान लिया है, तो जो तेजस्वी जी कह रहे हैं वो नीतीश जी कह रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आप, अगर कल आपके पास विधायक आ जाए और तो आपको फॉलो करने लगेंगे नीतीश जी। यही तो मैंने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो फेविकॉल का जोड़ है। देखिए, बिहार में सारे राजनीतिक जोड़ बन सकते हैं, टूट सकते हैं, एक ही जोड़ है जो टूटेगा नहीं, वो है नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री का कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार। फेविकॉल का भी जोड़ टूट जाएगा, लेकिन ये जोड़ नहीं टूटने वाला है। लेकिन आप तो माहिर खिलाड़ी मानते हैं तोड़ने में भी, मतलब तोड़ने इन सेंस की चुनावी रणनीति बनाने में भी, और सरकार को किधर जीतना है, किधर हराना है, क्या करना है। तो ये जो अभी समीकरण बना है उसे आप कहाँ देखते हैं 2024 में और 25 में? देखिए, ये समीकरण अभी जो बना है ये सरकार चलाने के लिए है। सरकार चलाने के लिए जो समीकरण होते हैं ज्यादातर उसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं होता है, क्योंकि जब आप सरकार चलाने के लिए होते हैं तो उसकी जो सरकार से जुड़ी हुई रेवड़ियां हैं उस चक्कर में बहुत लोग साथ में आ जाते हैं। आपका अपना अनुभव भी होगा, 7 दलों को एक साथ लेकर चलना किसी भी गठबंधन में बहुत कठिन काम है, और मैं बहुत विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि ये 7 दलों का गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि जैसे ही वो सरकार वाली चीजें हटेंगी और आपको ग्राउंड पे जाके पब्लिक से मिलना होगा, वोट लेना होगा, तो आपस की खींचतान शुरू हो जाएगी। तो मैं लोकसभा के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 25 का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पे उस फॉर्मेशन में नहीं होगा जिस फॉर्मेशन में सरकार चल रही है। आपको लग रहा है कि उसमें कितना परिवर्तन होगा, कौन छोड़ देगा, कौन साथ रहेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये 7 दलों का फॉर्मेशन और एक साइड बीजेपी, इस फॉर्मेशन में 25 का चुनाव नहीं होगा। सवाल अभी लोकसभा चुनाव का है 2024 का। आप कह रहे हैं कि आप इस पूरे जो गणित है उससे आप बाहर हैं, 2024 में आप दूर से देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक तरफ चीफ मिनिस्टर बने रहने की बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की रेस में या प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो देख रहे हैं, या उनकी पार्टी के नेता कह रहे, वो खुद तो नहीं कह रहे, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई संभावना दिखती? नहीं दिखती है। इसलिए नहीं दिखती है, एक तो पहली बात कि उन्होंने खुद कहा नहीं, किसी दूसरे दल ने इनके बारे में नहीं कहा, उनके खुद के दल ने नहीं कहा। कुछ ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें लोग कहते रहते हैं, कुछ पोस्टर लग गया, नीतीश जी दिल्ली गए, कुछ नेताओं से मिले। देखिए, मेरा जो अनुभव है, शायद ये लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा इनका अनुभव कुछ देख पा रहे होंगे जो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो मेरी समझ है, मेरा अनुभव है,
इस तरह के नेताओं के और पार्टियों के आपस में मिलने से, चाय पीने से, खाना खाने से, प्रेस वार्ता करने से आप विकल्प नहीं बना सकते हैं। विकल्प बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई नैरेटिव हो, कोई मुद्दा हो, जमीन पर कार्यक्रम हो, जन आंदोलन हो, कार्यकर्ता हो, विश्वसनीय चेहरा हो। इन सब चीजों के अभाव में सिर्फ कुछ नेताओं के बैठ के मिल लेने से या उनके एक साथ बैठ के ये मनसा जाहिर करने से कि एक विकल्प होना चाहिए या होगा, उससे कोई बहुत प्रमाणिक चीज आपको क्या लगता है 2024 का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं अब? नहीं, मुद्दा क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने जैसा आपने कहा, मैंने जानबूझ के अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने आप को अलग कर रखा है। मैं भी बस पढ़ता देखता हूँ और मैंने अपने आप को बिल्कुल बिहार में समेटा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या करना चाहता है, करना नहीं चाहता है, ये जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है दलों को जोड़ने, नेताओं को मिलने का, जो नीतीश अभी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जो थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, इसका कोई बहुत असर मैं राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं देखता हूं। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की कमी जेडीयू को कहीं ना कहीं खल रही होगी, क्योंकि ये गठबंधन अलग होने से पहले उन लोगों ने आपको अप्रोच किया था, खुद नीतीश कुमार साहब की मुलाकात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी से मुलाकात हुई थी। मेरी जानकारी के मुताबिक, अब आप बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, आपको यहां तक कि पार्टी की कमान सौंपने की भी बात हो गई थी? नहीं, देखिए, मार्च में जब मैं नीतीश जी कोविड से रिकवर होने के बाद दिल्ली गए थे तो मैं उनसे मिला था, कुशल क्षेम पूछने के लिए मिला था। तब मैंने उनको बताया था कि मैं बिहार में कुछ एक नया प्रयास करना चाहता हूं। उस समय उनका ये कहना था कि आप ये नया प्रयास करें, उससे अच्छा है कि हमारे साथ जुड़कर करें। तो उस समय भी मैंने उनको बताया था कि अब वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। मैं तो, आप चूंकि हम लोग साथ में रहे हैं, बिहार में आप मुख्यमंत्री हैं, तो एक आप ये कहिए प्रोफेशनल शिष्टाचार है कि मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ये काम वहां करने जा रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो एकदम एग्जैक्ट बात तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्या ऑफर दिया, लेकिन हाँ, ये जरूर साथ में काम करने की बात जरूर बताई गई। लेकिन मेरा अनुभव उनके साथ ठीक नहीं रहा था 18 में, इसलिए मैंने तय किया कि अब उनके साथ नहीं। क्या अनुभव खराब था? क्या आप उनको कंसिस्टेंट नहीं मानते हैं? क्या स्थिर नेता नहीं मानते? मैंने उस समय 18 में जब पार्टी से अलग हुए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, मैंने उस समय बताया था भाई आप जहां रहते हैं वहां रहिए, तय करके स्थिर रहिए। दूसरा जो मेरा ऑब्जेक्शन रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, कि बिहार जैसे बड़े राज्य में अगर आप मुख्य दल हैं और आप किसी के पिछलग्गू बन के रहिएगा, चाहे आप भाजपा के रहें या किसी दूसरे दल के पिछलग्गू बन के रहें, तो आप बिहार के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उस पे कुछ नया, कुछ सिक्योर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बिहार को तो कुछ नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि आपकी अपनी राजनीतिक ताकत तो कुछ है नहीं, आप भाजपा के बल पे ही थे। तो मेरा उसको ऑब्जेक्शन था, उसको लेकर कि बिहार में अगर हम लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आपको राजनीतिक तौर पे बिहार में एक सशक्त पार्टी के तौर पे, राजनीतिक फोर्स के तौर पे उभरना होगा, तभी कोई दिल्ली में आपकी बात सुनेगा, तभी आप बिहार के लिए कुछ बड़ा सिक्योर कर पाएंगे। इन्हीं दो विषयों पर जो इंटरनल जो मुझे मेरा अनुभव खराब रहा, उनका ये मानना है भी वो गठबंधन में किसी तरह बने रहना चाहते हैं, तो उनकी श्रद्धा, वो जहाँ रहना चाहें। नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार के आसपास में जितने भी लोग हैं, आरसीपी सिंह सबसे करीबी थे, मतलब ये सबसे करीबी तो मैं ही था भाई, आरसीपी या जो दूसरे लोग आप नाम लेते हैं, आप लोग तो जानते हैं, कोई नीतीश कुमार के साथ रहता नहीं था। मैं उनके घर में उनके साथ रहता था, तो उसमें बहुत करीब थे। लेकिन करीब होने का मतलब ये नहीं है मेरा, आप किसी के साथ बहुत करीब होकर भी आपका अनुभव ठीक नहीं हो सकता है। और अनुभव ठीक नहीं होने का कारण बस इतना ही है कि नीतीश जी का जो फोकस है कि भाई हम किसी तरह यहाँ सत्ता में रहें, चाहे जिस गठजोड़ से भी रहे। और मेरा ये मानना था कि अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें प्रयास करके अपने बल पे जीतने का प्रयास करना चाहिए, ताकि राजनीतिक तौर पे जो विचारधारा या जो कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं उस पर मजबूती से हम लोग कायम रहें और उसको उस दिशा में कुछ प्रयास करें। तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लग रहा है इस बार उनका? कोई राय नहीं है। मैं इस तरह के लीडर्स पे बहुत राय नहीं रखता हूँ। ये तो लालू जी के लड़के हैं और यही पहचान है उनकी। मेरी नजर में उनको मैं इतना ही जानता हूँ कि लालू जी के लड़के हैं। 15 का चुनाव मैंने जब हो रहा था तो मैंने करीब से उन लोगों के साथ काम किया है। तब तो तेजस्वी यादव से मेरी कोई एक बार बात भी नहीं हुई है। लालू जी सब निर्णय लेते थे। अब आज उनकी क्या स्थिति मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए वो लालू जी के लड़के हैं और यही पहचान है। बाकी किसी क्षेत्र में उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो
जिसको कि मुझे भारत या बिहार के नागरिक होने के नाते समझना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसी बात तो है नहीं कि आपने पढ़ाई में या अपने प्रोफेशनल फील्ड में या खेल कूद के फील्ड में जो कुछ भी या किसी विधा में आपने कुछ ऐसी बात कही हो जिससे कि आपकी अपनी पहचान हो, जिसको मुझे देखने समझने की जरूरत हो। क्या लगता है कि ये दोनों चाचा भतीजा का जो संबंध है कुछ चल पाएगा ज्यादा दिन? कैसे चल पाएगा आप बताइए। मतलब आज नहीं तो कल ये बात उठेगी कि भाई तेजस्वी यादव कहेंगे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, और जब वो स्थिति होगी तो आप कैसे जानते हैं कि नीतीश कुमार उस समय फिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? उस समय चले जाएंगे फिर भाजपा के साथ। मतलब जितना आप और हम नीतीश कुमार जी को जानते हैं या बिहार की जनता जानती है, आप वो कितने दिन तक चल सकता है? बकरे की माँ कितने दिन तक खैर मनाएगी? आरजेडी बड़ा दल है और जो उस दल का कैरेक्टर है वो ऐसा तो है नहीं कि वो नीतीश कुमार जी को सूट करेगा। देखिए, इस मंत्रिमंडल में मैंने बात ये कहीं और भी बताई, 3 ऐसे नाम हैं जिनको 2015 के मंत्रिमंडल में शामिल करने का दबाव आरजेडी की ओर से था। अच्छा। लेकिन मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे नाम हैं। और लेकिन उस समय नीतीश जी ने मुझसे भी कहा और हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि नहीं, ये लोग तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो चेहरा है, इनका जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है जिससे कि एक जनता में सही मैसेज जाए। लेकिन इस बार मैं देख के हतप्रभ हूं कि उन लोगों को नीतीश जी ने स्वयं से मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। अब अगर आप ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे तो आप किस जनता की राज की बात कर रहे हैं, किस सुशासन की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब बड़ा हास्यास्पद है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले की बनिस्बत एनडीए में ज्यादा वो कंफर्टेबल थे, यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, या यहाँ पर कमजोर होकर के काम कर रहे हैं तेजस्वी के दबाव में? जब आप 40-42 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे तो चाहे आप किसी के साथ रहें, आप कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जो दूसरा आप बने तो हैं दूसरे के मर्जी पे या दूसरे के सपोर्ट से। जब मैंने ये बात कहीं नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। जब 2020 के चुनाव के रिजल्ट आए, मैं बंगाल में था, तो नीतीश जी से मेरी बात हुई। मैंने उस समय उनको सलाह दिया था कि साहब आप मुख्यमंत्री मत बनिए। अच्छा। ये 40-42 एमएलए लेकर आप नहीं चला पाएंगे और आपको तकलीफ होगी। पार्टी को कोई बात नहीं, विपक्ष में रहिए, पार्टी को। और उस समय वो अगर वो नहीं बनते तो सरकार नहीं बन सकती थी, राष्ट्रपति शासन लागू होने देते। लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगे, जो बीजेपी ने भी कंफर्म किया है कि नहीं बनेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सुना कि फिर तैयार हो गए, फिर बन गए। तो जब आप 40-42 243 विधायकों की असेंबली में 42 एमएलए के साथ अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपकी दशा तो हमेशा खराब ही रहेगी। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मैं बनना नहीं चाहता था, मेरे ऊपर दबाव बढ़ा करके बना दिया गया? नहीं, देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से उनकी बातचीत हुई है उस समय, और राय यही थी कि भाई ये नहीं बनना चाहिए। जो उन्होंने राय मांगी, मैंने अपनी राय शेयर की कि साहब अब 40-42 एमएलए के साथ अगर आप बनेंगे तो दिक्कत होगी। और उन्होंने कहा भी यही कि मैं तो नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर 2-4 घंटे में खबर हम लोगों ने सुनी कि फिर तैयार हो गए। तो ये तो उनका एक तरह से कैरेक्टर ही हो गया है कि अब वो छोड़ के जाते हैं कि मैं इस्तीफा दे के जाता हूँ, वही फिक्स्ड स्क्रिप्ट है कि मैं नहीं बनूंगा, फिर आधे घंटे में आप देखते हैं कि वो बन गए। उन्होंने भाजपा के साथ छोड़ा, फिर आधे घंटे में आपने देखा कि वो महागठबंधन की उन्होंने सरकार बना ली। सेम वही चीज हुआ था जो 2017 में हुआ था। तो ये आप ये नीतीश कुमार जी को आप, मैं चाहूंगा, क्योंकि आप काफी करीब रहे हैं उनके साथ, कमरे के बगल में आप सोते थे, मैं तो कई बार गया भी हूं, देखा भी हूं, आपके साथ नाश्ता भी किया हूं, लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि नीतीश कुमार के जितने भी करीब लोग थे उनमें से अगर स्टाफ को छोड़ दें तो कोई ना, हर कोई एक ना एक बार छोड़ करके गया है उनको। ऐसा क्यों? अब ये तो नीतीश कुमार जी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और यही वजह है कि 17 साल 20 साल राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिहार की राजनीति में एक तरह से की केंद्र में रहे हैं नीतीश कुमार जी। इसके बावजूद एक सशक्त संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं बना पाए। आज तक अपने जीवन में अपने दल के साथ बिहार को नहीं जीत पाए। ये इसलिए भी है कि एक तो मतलब जो अपने साथ में कोई सेकेंड लाइन बनाना, कोई संगठन बनाना, या लोगों को कुछ समय या मौका देकर संगठन बनाने की दिशा में एम्पावर करना, ये शायद उनका कैरेक्टर नहीं है या उनका स्वभाव। मैं कह नहीं सकता हूँ क्यों नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो बिल्कुल साफ है। आखिरी सवाल है, क्या प्रशांत किशोर
की राहें फिर से मिलेंगी, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हैं। जो ये जितने भी लीडर्स हैं, आप देखें, एक मिनट मेरा सवाल सुन ले, चाहे वो तेलंगाना के सीएम हो, आंध्र प्रदेश के सीएम हो, ममता बनर्जी हो, आपको साउथ के लीडर्स हो, स्टालिन हो, आप जिस किसी का भी नाम ले जो ऑपोजिशन में है, हर किसी के साथ आपका रिश्ता रहा है और आपका अच्छा काम भी रहा है, राहुल गांधी के साथ भी रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पर्दे के पीछे आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, जो लोग अभी महागठबंधन में हैं वो मुझे बता रहे हैं कि मैं पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ हूँ, दूसरे बीजेपी वाले बता रहे हैं कि मैं पर्दे के पीछे नीतीश जी के साथ हूँ। भाई मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना पर्दे के आगे ना पर्दे के पीछे। मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने आपको बताया कि उन्होंने जरूर ऑफर दिया था, उन्होंने संपर्क किया था, मैंने उसको मना कर दिया। जब मैं यहाँ आया था तब भी मुझे मिलना था, तब भी मैं नहीं मिला हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरी नीतीश जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और एक वजह ये रही है कि मैं इन अटकलों को और हवा नहीं देना चाहता हूं कि मैं उनसे मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं। एज ए मुख्यमंत्री मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मिलूंगा तो इस तरह की जो बातें हैं वो फिर शुरू हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें मेरी कोई भूमिका आज या आगे हो सकती है। यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि अभी 2024 में चाहे वो आपकी जो संस्था है आईपैक या फिर प्रशांत किशोर जो जन स्वराज लेके चल रहे हैं, उसका कहीं भी किसी जगह पर इंटरफेरेंस? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक अलग ही धारा पर चल रहे हैं और वो एक नया रास्ता बनाने का प्रयास है। वो नीतीश कुमार जी से के रास्ते से वो कहीं जुड़ता नहीं है। कोई समीकरण बनाने की कोशिश? नहीं, कोई समीकरण नहीं। हमने दल ही नहीं बनाया तो समीकरण क्या बनाएंगे? आपने सुना प्रशांत किशोर जी को, इन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी। साथ ही एबीपी न्यूज पर उन्होंने कई सारे खुलासे भी किए हैं, जिसे देखना न भूलें। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।